नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बेतिया के डीओ के घर पर जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट एसवीयू की छापेमारी हुई, उसके समाचार आप सब लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं। आप कुछ अखबार के कटिंग्स को भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनुसंधान जारी है और नोटों से भरी गड्डियां उनके बिस्तरों में, बोरों में, उनके आवास के विभिन्न स्थानों पर, उनकी पत्नी द्वारा संचालित दरभंगा के स्कूल प्रांगण में और कई जगह मिल रहे हैं और अकूत संपत्ति का पता चला है। और ये कोई पहली घटना भी नहीं है और कदाचित ये अंतिम भी नहीं होगी, क्योंकि बिहार में जो खेल चल रहा है भ्रष्टाचार का, वह उस पर प्रहार प्रत्यक्ष रूप से हो नहीं पा रहा है। और ये सारी चीज़ें टहनियाँ हैं। ये भ्रष्टाचार का जो जड़ है वो कहीं और है और वो वृक्ष अभी भी पनप रहा है, फल फूल रहा है और ये सभी टहनियाँ हैं। बहरहाल वो एक अलग विषय है। आज मैं आपसे चर्चा ये करूँगा कि ये पूरा जो खेल हुआ है, और आप शिक्षा विभाग में आप यूँ समझें कि अगर शिक्षा विभाग में एक सीबीआई की अगर जांच हो जाए तो मेरा अपना अनुमान है कि करीब करीब 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का ये स्कैम हो सकता है। और ये बिहार के चर्चित पशुपालन घोटाला से बड़ा घोटाला होगा। उसमें तो बहुत हाय तौबा मची थी, तरह तरह की बातें भी आ रही थी। देखिए, अभी हम आपको इस रजनीकांत प्रवीण के विषय में बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आप बहुत सारी खबरें देख रहे होंगे। मेरे हाथ में एक पेपर है जो ये बताता है कि अभी हाल में 5-6 महीना पहले जो पाठक जी ने स्कीम चालू किया था, वो स्कीम को थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं आपके स्क्रीन पर भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। मुख्य रूप से 3 स्कीम को उन्होंने लाया था। स्कूलों की आधारभूत संरचना को इम्प्रूव करने, बच्चों के बैठने की कैपेसिटी और उसके कंडीशंस को इम्प्रूव करने, और पानी और शौचालय और हाउसकीपिंग वगैरह की व्यवस्था को करने के लिए। तो जो प्री फैब कंस्ट्रक्शन बनाना था, प्री फैब कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बना बनाया सामान ला करके उसको कस दिया जाता है। एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है जो आजकल बड़ी पॉपुलर हुई है। तो आपको पहले मैं कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करता हूं, आंकड़ों को जरा आप समझ लीजिए। इस राज्य में जो सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, उस आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बताता हूं और मैं आपको दिखाता हूं। प्राथमिक विद्यालय इस राज्य में 43,000 है, 43,000। मध्य विद्यालय 29,000, 29,000। और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय 9,360। इस दोनों को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ये लगभग 80,000 के आसपास आपको ये पूरा आंकड़ा हो जाता है। 80,000 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अब इन स्कूल्स के लिए जो व्यवस्था की गई थी, उसमें कहा गया था कि मुख्य रूप से 4 व्यवस्था की गई थी। पहला, बच्चों की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसके सीटिंग कैपेसिटी स्कूल के इम्प्रूव करने के लिए प्री फैब कंस्ट्रक्शन बनाने थे, यानी छतों पर प्री फैब लगा दिया जाएगा ताकि ज़्यादा क्लासरूम बन सकें। उसके लिए प्रति प्री फैब लैब वो था 5 लाख रुपया, यानी 5 लाख रुपया एक मुश्त अलॉट किया गया था कि वहाँ पर प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शंस बनाए जाएंगे। आप उन सबों को आप जोड़ लीजिएगा इस संख्या से। यदि मैं प्राथमिक और मध्य विद्यालय को ही जोड़ दूं तो ये लगभग 72,000 हो जाते हैं। तो आप उसको जोड़ लीजिए, 72,000 गुने अगर सब में दिया गया होगा तो 5 लाख रुपया प्रति 72,000 से। समरसिबल बोरिंग, कुछ जगह से शिकायतें आई थी कि शायद पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए समरसिबल बोरिंग लगाए जाएं। उसमें प्रति बोरिंग 2,53,000 रुपया था। और वैसे क्षेत्र जहाँ पर पथरीला अंडरग्राउंड जमीन है, पहाड़ी क्षेत्र, उसके लिए 3,28,000 रुपया। और इनफैक्ट बेतिया में इसी कैटेगरी में आता है। जमुई वगैरह, नवादा वगैरह इस कैटेगरी में आता है। और बेंच डेस्क के लिए 5,000 रुपये प्रति जोड़ी, मतलब एक जोड़ी बेंच और डेस्क
जोड़ी में आता है, बेंच बैठने के लिए और डेस्क उस पर पढ़ने के लिए, तो उसका 5,000 रुपया था। उसके लिए मेरे हाथ में एक कागज हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। अकेले इस पत्र में वर्णित है 3012 करोड़, 3012.85 करोड़, यानी 3012.85, इसको आप राउंड फिगर में मान लीजिए, 3013 करोड़ रुपया इस स्कीम के लिए ये अकेले सितंबर में रिलीज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे हाथ में ये एक स्वीकृतादेश बोलते हैं उसको, ये सितंबर 2023 का है और इसमें पूरा डिटेल मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा कि इसमें कैसे कैसे ये बताया गया कि प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं, इसके बाद कैसे बेंच डेस्क खरीदे जाने हैं, कैसे वहाँ पर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करना है, इसके अलावा हाउस कीपिंग की व्यवस्था की जानी है, सफाई की व्यवस्था की जानी है, आदि आदि। आपको बताते चलें कि ये मिड डे मील में जो व्यवस्था है उसके ये अतिरिक्त है। तो अकेले एक चिट्ठी से 3000 करोड़ के आसपास निकला है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर इस सबको जोड़ दीजिएगा, तो यद्यपि मैंने प्रयास किया था निकालने का, वो निकल नहीं पाया, लेकिन मेरे हिसाब से लगभग ये 10 से 11,000 12,000 करोड़ के आसपास पैसे दिए गए हैं। अब जरा खेल समझने का प्रयास कीजिए, मैं आपको कुछ और चीज दिखाने का प्रयास करता हूं। एक मामला आया था किशनगंज में। किशनगंज के डीएम ने जून 2024 में पत्र लिखा था विभाग को, और उस विभाग को जो पत्र लिखा था उसमें जिन चीज़ों का उल्लेख उन्होंने किया था उसमें उस जिले में जो डीओ कार्यालय है, उसमें डीओ सहित जो डीपीएम होता है, डीपीओ होता है, डीओ और डीपीओ स्थापना, डीपीओ कार्यक्रम, डीपीओ मिड डे मील, इतना सारा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया गया। उसके बाद कुछ लोग उसमें क्लर्क थे, कुछ लोग संविदा वाले थे। तो ये डीएम ने एक कमेटी बनाई थी डीडीसी की अध्यक्षता में। जब डीडीसी की अध्यक्षता वाली उस कमेटी ने पूरा जांच किया तो पाया गया कि साहब ये सभी योजनाएं जिसकी चर्चा भी मैंने की, इन सभी योजनाओं में बहुत भारी गड़बड़ी पाई गई है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये एक जिले में अगर जांच कराई गई और ये पाई गई है, तो कदाचित अगर 38 जिले में ये जांच करा दिया जाए तो वो सब जिले का बाय एंड लार्ज वही हिसाब किताब है। अब इसने जब जांच कराई तो इसने इस जांच में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ गया कि उस वक्त का जो डीओ था, उस वक्त का जो डीपीओ था, जिला शिक्षा कार्यालय में जो काम करने वाले सारे कर्मी थे, इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी का सुभाष कुमार गुप्ता का नाम आया, मोतियुर रहमान का नाम आया है, राजेश कुमार सिन्हा का नाम आया है। ये मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ। विभाग को ये सूचना दी गई और उसमें कहा गया कि इस जांच में पाया गया है कि ये जो स्कीम्स जिसकी चर्चा मैंने की, और ये सारे स्कीम्स जो हैं वो के पाठक जी के समय में लाए गए थे और आनंद फानन में उसको किया। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों भ्रष्टाचार होता है इन चीज़ों में। तो ये पाया गया कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और फिर सरकार ने उन सभी को निलंबित कर दिया। उन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। अब विभागीय कार्रवाई के क्या फलाफल आते हैं या फिर वो भी मैनेज होता है, वो तो बाद की बात है। वो जब आएगा तो उस पर हम लोग आपसे बात करेंगे। देखिए खेल क्या होता है, ये मैंने कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर किए हैं। आप सब लोग को पता ही है कि शिक्षा विभाग का जो बजट है वो अकेले 22 हजार करोड़ के आसपास का ये पूरा बजट है। इनफैक्ट पूरे राज्य में सभी विभाग, जितने भी विभाग हैं, उन सभी विभागों में सबसे बड़ा बजट जो है वो शिक्षा विभाग का होता है। उसमें अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, कुछ वेतन और उन चीज़ों का भी होता है। तो इसको समझिए कि जब श्री के पाठक आए तो उन्होंने पूरी शिक्षा में, और उनका जो अपना स्टाइल है काम करने का, वो बिल्कुल आनंद फानन में कई बार नियम कानून सबको ताक पर रख करके वो काम करने लगते हैं। और उनका खौफ कुछ इस प्रकार का था कि एकदम जिसको बोलते हैं ना कि सब कुछ SOS में और एकदम
आनन फानन में तुरंत हो जाना है, मतलब तुरंत हो जाना है। कई बार आप सब लोग को पता है कि उस समय उनकी मंत्री से भी नहीं पटी, मंत्री कार्यालय ने छोड़ दिया। तो गतवा नीतीश कुमार जी ने मंत्री को ही एक तरह से साइड कर दिया, मंत्री अलग हट गए। तो ये जितने सारे स्कैम्स के पेपर आप देख रहे हैं, तो ये स्वाभाविक तौर पर ये सभी संचिकाएं कभी विभागीय मंत्री के पास नहीं गई होंगी, जो मेरी अपनी समझ का आती है। तो देखिए ये किन कारणों से हो रहा, और इस पूरे व्यवस्था को समझने का प्रयास कीजिए। दुर्भाग्य से बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था को इस सरकार ने बिल्कुल पटरी से ही उतार दिया। उसके कई एक कारण है। पहला कारण तो मैंने कई बार चर्चा की है कि श्री मदन मोहन झा उस वक्त विभागीय सचिव और आयुक्त थे। उन्होंने एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट लाया और शिक्षकों की नियुक्ति को एकदम कथित रूप से प्रजातांत्रिकरण ऐसा कर दिया कि वो सभी स्थानीय निकाय के मुखिया से लेकर के और जिला परिषद अध्यक्ष से लेकर पंचायत समिति के प्रमुख से लेकर उन लोगों के हाथ में नियुक्ति दे दी। और वो जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरीके का क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हुआ, ऐसे ऐसे लोग बहाल हो गए जिनको अपना नाम नहीं लिखने आता था, वो सब शिक्षक हो गए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी की क्रांतिकारी सोच के कारण एक ऐसा टेस्ट लिया गया, एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका कोई सेंस नहीं था, और वो मोटे तौर पर सभी अपने पदों पर बने रह गए। फिर धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था को, स्कूल को ठेकेदारी का एक अड्डा बना दिया गया। ये हमेशा याद रखिए, ये जो शिक्षक हैं इनका काम पढ़ाना होना चाहिए, न कि ठेकेदारी करना होना चाहिए। एक वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी नेतरहाट स्कूल के बर्बाद होने का, राइज एंड फॉल ऑफ नेतरहाट स्कूल। मेरे आर्काइव में जा करके आप देख सकते हैं कि कैसे 1954 में बना उस वक्त संयुक्त बिहार का वो शानदार स्कूल अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। वो इसलिए हुआ कि उसमें एक और बहुत प्रमुख कारण था, ठेकेदारी। अब आप इन सभी कागजों को देखिएगा तो पाइएगा कि जो टीचर हैं उनका सेकेंडरी काम है पढ़ाना, प्राइमरी काम नहीं है, जबकि टीचर का मेन काम पढ़ाना होता है। और उस पर इतना सारा इंस्पेक्शन का हायरार्की क्रिएट किया गया है कि जैसे योजनाओं के क्रियान्वयन में जो एजेंसियां रहती है उसके इंस्पेक्शन की हायरार्की रहती है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पंचायत सचिव है या कोई अगर नीचे जूनियर इंजीनियर काम कर रहा है तो उसके ऊपर असिस्टेंट इंजीनियर, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, वो जांच करता है। वही स्थिति यहां हो गई है शिक्षा विभाग। एक टीचर के ऊपर वो सीआरसी, बीआरसी, फिर हेडमास्टर, उसके ऊपर बीओ, बीए के ऊपर डीपीओ, डीपीओ के ऊपर डीओ, डीओ के ऊपर आरडीडी, आरडीडी, उसके अलावा जिला में कलेक्टर अपने स्तर से जो सबको लगाए रहता है वो। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि ये जो 22-23 हजार करोड़ रुपए का बजट है वह स्कूलों में खर्च किया जाना है, और पढ़ाई सेकेंडरी हो गई और प्राइमरी काम हो गया खिचड़ी खिलाना और ये कथित रूप से स्कूल बनाना। जहां तक अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जब से वो जो पाठक जी आए, एक तो अचानक से उन्होंने एक्सपेंडिचर को एकदम इतना इन्फ्लेट कर दिया कि जिन योजनाओं का मैंने नाम बताया, और उसके क्रियान्वयन में इतनी तेजी और इतना उतावलापन आया कि वहीं पर इन लोगों को बड़ा अच्छा मौका मिल गया। सेंट्रलाइज तरीके से एजेंसीज का चयन हुआ, सेंट्रलाइज तरीके से एकदम, और इस पूरे प्रक्रिया मजेदार बात था कि एकाध अपवाद को छोड़ करके, थोड़ा बहुत छोड़ करके, जो डिस्ट्रिक्ट में जो कंट्रोल का एक मजबूत मैकेनिज्म होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का, वो लगभग खत्म हो गया था और एकदम सीधा नियंत्रण स्टार्ट हुआ और ताबड़तोड़ पैसा भेजा जाने लगा, ताबड़तोड़ इंस्ट्रक्शंस जाने लगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होना शुरू हुआ कि कल लगाओ, कि कल लगाओ, कि कल लगाओ। और पाठक जी का खौफ कुछ ऐसा था कि कोई कुछ बोलता नहीं था। तो एक तो ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा शिक्षा विभाग इन योजनाओं के चलते, और इसके जितने अधिकारी मैंने बताए, राइट फ्रॉम कुछ एक अपवाद को अगर छोड़ दे, कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज अगर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से उठा करके आप डायरेक्टरेट तक उठा के ले जाइएगा, कुछ एक अपवादों को छोड़कर बाकी स्थिति बहुत खराब, जिलों की स्थिति तो बहुत ही खराब। दूसरा, ये जो एक कंट्रोल एंड कमांड
का एक सिस्टम डेवलप हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और पाठक जी के समय में तो एकदम ताबड़तोड़ हुआ कि मारे इंस्पेक्शन। तो एब्सेंट होने से लेकर सो कॉज होने तक और देर से आने तक, वेतन रिलीज करने तक, निलंबन होने से निलंबन को हटाने तक, ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेप्स है वह सब जिला स्तर पर डीओ के हाथ में केंद्रित हो। 38 जिले हैं, 38 डीओ हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से ये किशनगंज में जांच किया है डीएम ने, अगर ये सभी जिलों में जांच कर लीजिएगा तो मोटे तौर पर यह जो स्कैम हुआ है यह करीब करीब 10 से 11 हजार करोड़ रुपए का हो जाएगा। और मेरी अपनी यह समझ कह रही है कि यह विजिलेंस या एसयूवी वगैरह से यह जांच ठीक से हो नहीं पाएगी। मुझको नहीं मालूम है कि विपक्षी दल इसको किस तरीके से लेता है या सिविल सोसाइटी इसको किस तरीके से लेता है, लेकिन समझना ये होगा कि ये पूरा स्कैम हुआ है, इसका अगर वैज्ञानिक तरीके से जांच नहीं हुआ तो ये अनवरत चलता रहेगा। तो मैंने दूसरा कारण बताया, एक सिस्टम जो है मॉनिटरिंग का, जांच का, और जांच के बाद उस पर अनुवर्ती कार्रवाई का, एब्सेंट होने के नाम पर पैसा लो, देर से आने के नाम पर पैसा लो, शो कॉज करके पैसा लो, निलंबित करके रिलीज करने का पैसा लो, माने जीपीएफ से एडवांस लेते हैं उसमें पैसा लो। और हम लोगों ने देखा है, हम अपने कार्यकाल में जब हम जिलों में पदस्थापित थे तो कभी कभी ये लोग बोलते थे, उस वक्त डीएसी का पद होता था, कहते थे कि कुछ नहीं 10, 20, 50 हजार लाख रुपया तो बस निकल जाएंगे, घूम के आ जाएगा, 5 गो को शो कॉज कर देंगे, आ जाएगा। और ये सब लोग जानते हैं। तो ये दूसरा कारण ये। और तीसरा कारण ये हुआ कि जिस तरीके से ये नियुक्तियों का मकड़ जाल शिक्षा विभाग में फैला दिया गया है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन रेगुलर अपॉइंटी है, कौन कॉन्ट्रैक्चुअल है, किसका क्या काम है। मतलब एक मकड़ जाल बना हुआ है। और इसके कारण मैंने एक बार कहा था कि भ्रष्टाचार या इफेक्टिव कंट्रोल एंड कमांड बहुत क्लियर कट हायरार्की के कारण होता है। यहां आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि किसका क्या काम है। इतने तरह के कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट किए गए हैं। माने आप जब देखिएगा कुछ इस पत्र को जब मैं पढ़ रहा था तो आप देख देख करके समझ में नहीं आता है कि कौन आदमी परमानेंट है और कौन आदमी कैसे बहाल हुआ है। तो एक तो ये तीसरा कारण ये। एक जो चौथा कारण मुझे समझ में आता है वो ये है कि जिला शिक्षा कार्यालय में जो क्लरिकल ग्रेड में लोग पोस्टेड हैं, या जो प्यून है पोस्टेड, जो क्लर्क्स वगैरह पोस्टेड है, क्लर्क अकाउंटेंट वगैरह पोस्टेड है, इन लोगों का ये लोग कलेक्ट्रेट कैडर का नहीं होता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी इस पर सीधा कोई नियंत्रण होता नहीं है। मैंने मेरे कहने का ये मतलब है कि कलेक्ट्रेट में जो काम करें या डीएम के कंट्रोल में वो सब अच्छे हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ हद तक उस पर नियंत्रण रहता है और भय रहता है डीएम का, या फॉर दैट मैटर अगर अनुमंडल में है तो एसडीएम या अन्य लोगों का। अब इन लोगों का पूरा काडर मैनेज होता है डायरेक्टरेट से, और डायरेक्टरेट से मैनेज होने के कारण एक तो आप अमूमन देख लीजिएगा, ये अमूमन हर जिलों की यही स्थिति है कि अगर आप जिला शिक्षा कार्यालय में जाइएगा तो आप पाइएगा कि वहां का 1-2 क्लर्क वो पूरा मठाधीश बना रहता है। एक बार मैं मधेपुरा एक सरकारी कार्य से गया था, तो कुछ जनप्रतिनिधियों से बात होने लगी, उसमें एक रिटायर्ड हेडमास्टर भी थे। उन्होंने बताया कि एक हाई स्कूल का एक क्लर्क था जिसने नौकरी की शुरुआत और अंत दोनों मधेपुरा के उस स्कूल से ही किया। लगभग 40 साल उसने नौकरी की, और उसके घर पर ही पूरा स्कूल चलता था, एडमिशन रजिस्टर से लेकर के टीसी देने से लेकर के सर्टिफिकेट देने तक। और वो एक क्लर्क जो था वह उस इलाके का एक बहुत ही माने धनवान व्यक्ति हो गया, बहुत पैसे उसने कमाए, और अजब रसूख उसका था। न तो हेडमास्टर, न तो डीओ, न तो और छोटा मोटा अधिकारी तो उसके सामने कुछ माने हिम्मत ही नहीं करता था। तो आप जिलों में जब जाइएगा तो पाइएगा कि 1-2 क्लर्क, 1-2 उसमें प्यून भी हो सकता है, वो इतना मजबूत हो गया है कि वो सब मठाधीश बना हुआ है। और उन लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह भी नहीं होता है, मोटे तौर पर, चूंकि वो डायरेक्टरेट से कंट्रोल्ड है और वहां पर आकर के मैनेज कर लेता है।
तो ये जो 4 कारण हैं और उसमें आग में घी का काम कर दिया पाठक साहब का एकदम इनडिस्क्रिमिनेट इंस्ट्रक्शंस पर इंस्ट्रक्शंस इशू किया जाना, और वो सब इंस्ट्रक्शन एक दूसरे का विरोधी भी था, ओवरलैपिंग भी था, कॉन्ट्राडिक्टरी भी था। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि जहां कहीं भी क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं हो, नंबर 1, नंबर 2 प्लीथोरा ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हो, नंबर 2, और तीसरा बिल्कुल हड़बड़ी और भय का माहौल हो कि इसको जल्दी जल्दी कर दो, ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार होने के बहुत चांसेस रहते हैं। मैं आपसे आज बात सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि मैंने एक मानगी दिखाई है कि एक पत्र से ये 3000 करोड़ रुपया रिलीज हुआ है, और ऐसे कितने स्वीकृत आदेश निकले होंगे मुझे पता नहीं। और मैंने जो इस स्कीम का एस्टीमेट बताया कि अगर 73-74 हजार स्कूलों में ही प्रीफैब, बोरिंग और अन्य चीज़ों को दिखाया जाए, जैसे उदाहरण के लिए हम बताते हैं कि ये बेतिया का ही एक मामला है, मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप भेजा। ये व्हाट्सएप कहता है कि ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरकटवा, गौनाहा, पश्चिमी चंपारण, इसकी जो हेडमास्टर है ये लिखती है, सीमा कुमारी इसका नाम है, ये लिखती है कि जो समृद्धि इंटरप्राइजेज जिसका चयन किया गया था और इसने जो बेंच डेस्क कथित रूप से सप्लाई किए हैं इन्होंने सप्लाई ही नहीं किया है और फर्जी हस्ताक्षर कर करके और वेतन का भुगतान इस डीओ बेतिया के माध्यम से करवा लिया है। इस प्रधानाध्यापक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को सितंबर 2024 में ही यह पत्र लिखा था। अब इस पत्र पर क्या कार्रवाई उस डीओ ने की नहीं की, जो डीओ पकड़ाया है वो भगवान जाने। ये लिखा है कि ये मेसर सौर्या कंस्ट्रक्शंस और ये बहुत सारा सौर्या कंस्ट्रक्शन, समृद्धि इंटरप्राइजेज और क्या क्या बहुत सारा लिखा हुआ कि इन लोगों ने काम नहीं किया है और अभिश्रव पर यानी वाउचर पर जाली हस्ताक्षर कर पैसा निकाल लिया। तो ये तो एक जिले में अगर हुआ है तो ये तो मॉडस ऑपरेंडाई सभी जिलों में था। तो ये सरकार को चाहिए कि इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव जांच सभी जिलों में इन्हीं स्कीम्स का करा ले। प्रीफैब, समरसिबल, बोरिंग, बेंच डेस्क और हाउसकीपिंग वाला जो हुआ है उसमें एक करा लीजिए। और अगर प्राइमा फेसाई 8-10 जिलों में निकलता है तो इस पर मतलब अगर विजिलेंस कर पाता है तो अच्छी बात, नहीं तो इसको तो बिल्कुल, अब ये विपक्षी दल क्या करेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन दिस इज ए फिट केस टू बी रेफर टू द सीबीआई फॉर इन्वेस्टिगेशन। और अगर ये सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, मुझको लगता है, जो मेरे अपने अनुभव बताते हैं कि तकरीबन यह स्कैम 10,000 करोड़ के आसपास का होगा। और इसमें कुछ एक अपवाद को अगर छोड़ दें तो राज्य के अधिकांश जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर अधिकांश डीपीओ वगैरह तक इसमें नप सकते हैं। कुछ लोग अच्छे अधिकारी भी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांश की स्थिति यही है। अब आइए इस खेल को जरा समझिए कि ये अब ये इस पदाधिकारी का बताया जाता है इसका कनेक्शन नालंदा से है। अब एक लोकल चैनल, यूट्यूब चैनल पर जो चंपारण का है, उसने बताया कि इससे वहाँ के स्थानीय विधायक लोगों पर भी धौंस रहता था कि आप मेरे चक्कर में मत रहिए, आपको टिकट नहीं मिलेगा तो हम आपका टिकट मैनेज कर। और स्थानीय सांसद जो हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, उन्होंने भी एक गंभीर प्रश्न उठाए हैं इस पर, पूरी व्यवस्था पर। वो सिर्फ एक डीओ पर नहीं उठाए हैं, उनका तात्पर्य पूरी व्यवस्था पर है। तो सवाल ये है कि ये लोग किस तरह से हमेशा ट्रांसफर पोस्टिंग मैनेज करते हैं, वो कौन से तत्व हैं जो इन लोगों को लगातार प्राइम पोस्टिंग पर रखते हैं, ये कौन से तत्व हैं जो इन लोगों पर कार्रवाई के लिए हाथ को बांध देते हैं। वर्तमान में अपर मुख्य सचिव बहुत ही इनका छवि बहुत ही अपराइट है, बहुत ही मेथोडिकल और बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं, और इन्होंने कदाचित ये सब कार्रवाई अगर हो रही है तो उनका भी पहल होगा, ये मुझे पता नहीं, अब तो मैं सिस्टम से बाहर हूँ रिटायरमेंट के बाद। लेकिन एक चीज़ तय है कि इन सभी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। और जब तक राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा, हो क्या रहा है कि मुख्यमंत्री जी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में तरह तरह की बातें हो रही है, तो जो पूरा चेन ऑफ कमांड है ऊपर से नीचे तक, वो बिल्कुल ब्लर्ड हो गया है, जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। इसलिए समय आ गया है कि इस पर गंभीरता से
विचार हो और इस पूरे स्कैम पर कॉम्प्रिहेंसिव जांच करके और कठोरतम कार्रवाई हो, तभी ऐसी चीजें रुक सकेगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।